दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है, जो कि उसमें पहला है शॉर्ट टर्म का EMA 26 और सेकंड है कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का EMA 100। हम इसका क्रॉसओवर देखेंगे, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद एक सही लेवल पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जहां पे ट्रेड लेने के बाद रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिले और पोजीशन बनाने के बाद एक मोमेंटम भी अच्छा खासा बनता हुआ दिखे। मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं और स्टॉक में मोमेंटम कब आ सकता है और ब्रेकआउट के साथ इसको किस तरह से मिलाकर ट्रेड कर सकते हैं, वो आगे जाकर हम देखेंगे। बेसिकली आपको इतना ही समझना है कि जो भी दो मूविंग एवरेजेस हमने लिए हैं उसका क्रॉसओवर देखना है, बेसिक प्राइस एक्शन देखनी है, एंट्री स्विंग लो पे करनी है और आप कंफर्मेशन लेने के लिए ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वन बाय वन हम एग्जांपल के जरिए देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA 26 प्लस EMA 100। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप स्कैनर में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम कुछ सिंपल से स्कैनर्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप वो कंडीशंस कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्कैनर्स रहते हैं उसमें अगर आप वो पर्टिकुलर कंडीशंस डाल के एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अच्छे खासे स्टॉक्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे, जो कि टेक्निकली भी स्ट्रांग होते हैं और उसमें आप फर्दर फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टॉक सामने आएंगे हर एक स्टॉक में ही आपको उसमें ही स्टडी करनी है, फंडामेंटल स्टडी करनी है, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली मल्टीपल स्टॉक्स आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन उसमें से आपको फर्दर फिल्टर आउट करके जो भी प्राइस एक्शन अच्छी दिख रहे हैं, जो भी स्टॉक्स मूविंग एवरेज के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं, जो भी स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़िया दिख रहा है, एंट्री लेवल पे है, उस तरह के ही स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करके उसमें फर्दर स्टडी करनी है। राइट, तो अगर आप स्कैनर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फायदा ले सकते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। EMA 26 और EMA 100 को इस्तेमाल किस तरह से करना है, और जैसे कि मैंने कहा कि इसके क्रॉसओवर पे हमें ट्रेड करना है। अभी मान लीजिए EMA 100 इस तरह से ये पिंक कलर का है, ये निचले साइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली जब भी EMA 100 निचले साइड में जा रहा है तो प्राइसेस भी उसी के साथ निचले साइड में जाते होंगे। प्राइसेस निचले साइड में है तो डेफिनेटली यहाँ पे EMA 26 आपको EMA 100 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। इस तरह से कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है EMA 26 और EMA 100 का, ये कम होता हुआ दिखेगा और ये कम होते होते यहाँ पे क्रॉसओवर आपको मिलेगा। अभी प्राइसेस किस तरह से बिहेव करेंगे, प्राइसेस इसके नीचे रहेंगे। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा पहले प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे और धीरे धीरे ये EMA 26 को पहले क्रॉस करेंगे, फिर आगे जाकर ये EMA 100 को भी क्रॉस करेंगे और फिर ये ऊपर के साइड में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस ने तो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है EMA 100 को, लेकिन EMA 26 अभी भी ये आपका EMA 100 के नीचे ही दिख रहा है। यहाँ पे जल्दबाजी में अगर हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं और मान लीजिए ये फेल्योर देता है, यानी कि जो ब्रेकआउट दिया था EMA 100 को प्राइसेस ने, अगर ये ब्रेकआउट फेल्योर होता है तो ये फिर से ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे जाने की संभावना रहती है, जिससे हमें बचना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और EMA 26 को भी हम क्रॉस ओवर करने का इंतजार करेंगे EMA 100 को। जब भी आगे जाकर EMA 26 भी EMA 100 को क्रॉस ओवर करता है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो अभी ये स्टॉक को हमें हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। क्रॉस ओवर के बाद भी इमीडिएट बेसिस पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जब भी EMA 26 का क्रॉस ओवर होगा EMA 100 पे तो प्राइसेस आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में ही देखने को मिलेंगे। अभी क्या होता है दोस्तों, यहां से प्राइसेस ऊपर जाने लगे। जब भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर नहीं जाएंगे, ये इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ही ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद एक बार जरूर नीचे आएंगे हायर बॉटम बनाने के लिए। जब भी हमें वो सिचुएशन मिलेगी कि स्टॉक की जो प्राइसेस है वो हायर बॉटम बना रहे हैं और यहां से रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वहां पे हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये पॉसिबल है कि EMA 26 पे ही स्विंग लो बनाए या तो कभी कभी नीचे आकर EMA 100 पे स्विंग लो बनाए। तो जो भी लेवल पे ये बनाए हमें इतना ही देखना है कि ये रिवर्सल का इंडिकेशन कहाँ पे दे रहे हैं। अगर EMA 26 पे ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे हम पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ
स्टॉक अगर मान लीजिए कि प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस को इस तरह से ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेकआउट देता है और फिर ऊपर से नीचे आते आते ये ब्रेकआउट वाले लेवल पे सपोर्ट लेने की इंडिकेशन देता है, तो वहां पे भी हम पोजीशन बना सकते हैं। तो स्विंग लो स्टॉक कहां पे बनाएगा ये हमें पता नहीं होता, तो मल्टीपल लेवल्स स्टॉक के प्राइसेस के लिए होते हैं जो कि वहां पे स्टॉक स्विंग लो बना सकता है। जैसे कि EMA 26 होगा, या तो EMA 100 होगा, या तो प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग कोई सपोर्ट होगा कि वहां पे स्टॉक स्विंग लो बना सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि स्टॉक का सपोर्ट भी वही लेवल पे है, EMA 26 भी लगभग वही लेवल पे है और EMA 100 भी लगभग वही लेवल पे है और वहां से कैंडलस्टिक का कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हमें मिलता है, जहां पे हम स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके एक सही लेवल पे एंट्री करके हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और अगर सपोर्ट से रिवर्सल दे जाए तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिलने की संभावना रहती है। अभी सपोर्ट पे क्यों एंट्री करनी है, तो दो सिचुएशंस रहते हैं, ये दोनों सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली सिचुएशन इस तरह से रहेगी कि जहां पे स्टॉक ब्रेकआउट देगा, तो जब भी ब्रेकआउट देता है तो एक बड़े वाले कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट देता है और ये सिचुएशन में आपको ज्यादातर बड़े कैंडलस्टिक के वजह से, अगर हम कैंडल के मान लीजिए कि हाई के ऊपर एंट्री कर रहे हैं और कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है एंट्री से स्टॉप लॉस का। लेकिन जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है और रिवर्सल का इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिलता है, तो इस तरह के सिचुएशन में डेफिनेटली हमें एक छोटी सी कैंडलस्टिक मिलती है। इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है, एक छोटे से डिस्टेंस का स्टॉप लॉस, यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टेंस था स्टॉप लॉस का और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस है स्टॉप लॉस का। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। इसीलिए हम थोड़ा स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट था और यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आकर यहाँ पे स्विंग लो बना रहा है और उसके बाद इसमें मोमेंटम बनेगा, इसलिए हमें स्विंग लो पे एंट्री करनी है। अभी यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल इसको देखते हैं। अब आप दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमने स्टोक्राफ्ट लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो डेली चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने डेली चार्ट सिलेक्ट किया है। अगर आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप वीकली और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में ही एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो 4 आवर 2 आवर या तो 1 आवर का भी आप कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया है। डेली चार्ट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर हमारा टारगेट आना एक्सपेक्टेड होता है। मैक्सिमम 3 महीने या उससे कम के पीरियड में टारगेट आना एक्सपेक्टेड होता है। इस तरह से ही हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब भी स्टॉक एक मोमेंटम देता है तो कुछ दिनों के लिए मोमेंटम रहता है और फिर स्टॉक स्विंग लो बनाने के लिए नीचे आता है, फिर एक मोमेंटम देता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो मोमेंटम बन रहा है इसको हमें कैच करना है, तो स्विंग लो पे पकड़ना है, फिर ये मोमेंटम कैच करना है और फिर ये एग्जिट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहेंगे तो 1, 2, 3 महीने, कभी कभी 3 महीने तक भी मोमेंटम रहता है, कभी 1 महीने का ही मोमेंटम देखने को मिलता है और स्टॉक नीचे आता है। हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, ट्रेलिंग भी करेंगे तो भी आप सही समय पे एग्जिट कर पाएंगे, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे अभी डेली चार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमने EMA 26 लिया है, क्लोजिंग का है, जो कि ब्लू कलर में है। आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, EMA 26 की है। उसके बाद देखेंगे तो हमने EMA 100 लिया है, जो कि रेड कलर का है। ये रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं। अभी स्टॉक के प्राइसेस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। पहले स्टॉक यहाँ पे इस तरह से ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये ऊपर से नीचे आया था। EMA के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखेंगे तो EMA 26 हमारे EMA 100 के नीचे था, यानी कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे प्राइसेस लगातार निचले साइड में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। प्राइसेस ने फाइनली यहाँ पे क्रॉस ओवर किया EMA 26 को और EMA 100 को भी, लेकिन एंट्री नहीं कर रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे आता हुआ दिखा था, एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल यहाँ पे मिलती हुई दिखी थी। हमें क्रॉस ओवर का इंतजार करना और फिर स्विंग लो का इंतजार करना है, जो कि यहाँ पे आगे जाकर बनता हुआ दिखा। EMA 26 का EMA 100 को क्रॉस ओवर ये लेवल पे बना। उसके बाद देखेंगे तो ये जो भी लेवल पे क्रॉस ओवर बना था, प्राइसेस ऊपर थे, क्रॉस ओवर ये लेवल पे बना था और प्राइसेस यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सपोर्ट के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस था, मैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ही मार्कआउट करता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह से ये लाइन के जरिए मार्कआउट करते हैं, इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट।
अभी किस तरह से एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और इसको ब्रेकआउट दिया था। अभी हमने ये रेजिस्टेंस मार्कआउट किया, स्टॉक ऊपर से नीचे आने के बाद वहां पे सपोर्ट लेने की संभावना है, राइट। तो EMA 26 को यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, राइट। EMA 26 ने EMA 100 को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस स्विंग लो बनाने के लिए नीचे आए। नीचे आने के बाद एंट्री हमें मल्टीपल लेवल पे मिल सकती है। एक तो ये हैमर कैंडलस्टिक पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम कंसिडर करते कि हमने एंट्री ली होती तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना हुआ, खाली इतने से छोटे डिस्टेंस का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे ये रिवर्सल का कैंडलस्टिक मिला, इसने बुलिश कैंडलस्टिक का इंडिकेशन हमें दिया, लेकिन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे था, तो और एक कैंडल का इंतजार करेंगे। फिर ये यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनी, ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, जो कि आप देख सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और स्टॉक बहुत बड़ा ऊपर गया है। तो पहले लेवल पे अगर हम देखने की कोशिश करते तो अभी मैं इसको निकाल देता हूं, लेवल वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे तो हैमर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंट्री हमारी लगभग 480 टू 85 के आसपास थी, स्टॉप लॉस हमारा 465 के आसपास था जो कि हिट हुआ, राइट। उसके बाद हमें सेकेंड एंट्री कहाँ पे मिली, तो सेकेंड एंट्री हमें ये कैंडल पे मिली। अभी ये कैंडल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, लगभग 490 495 के आसपास हमारी एंट्री थी। ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस यानी कि 465 के आसपास स्टॉप लॉस, और स्टॉक ने जो मोमेंटम दिया है लगभग 650 के ऊपर का मोमेंटम दिया है। तो पहला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये छोटा सा डिस्टेंस का था, और यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो भी छोटा सा डिस्टेंस का ही था, लेकिन जो टारगेट मिला वो बहुत ही बड़ा मिला। इवन आप 1:2 पे भी एग्जिट करते तो यहाँ पे अगर 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हिट होकर लॉस होता पर शेयर, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 रुपीज का प्रॉफिट आसान से मिलता और आप फाइनली सक्सेसफुली एग्जिट करते। अगर आप पूरा यहाँ तक कैरी करते तो डेफिनेटली 1:5-6 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता और एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप यहाँ पे आप बनाकर एक बढ़िया सा ट्रेड भी कर पाते। तो इसीलिए हमें क्रॉसओवर का इंतजार करना है कंफर्मेशन लेने के लिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन लिया तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होना ही है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कम से कम लॉस होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी टारगेट मिलेगा तो एक बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, इस तरह का ही कंसिडरेशन करके इसको होल्ड भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कम लॉस के साथ और बड़े से प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर पाएंगे तभी हम मार्केट में से बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।